तो आज की शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक ऐसी कहानी से जो रोजमर्रा की जिंदगी को एक अनजाने खौफ में बदल देती है। सोचिए, रात का वक्त, दिल्ली मेट्रो का सफर। एक ऐसा अनुभव जो लाखों लोगों के लिए रोज की बात है। बिल्कुल, लेकिन इस कहानी में वही सफर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बुरा सपना बन जाता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि सबसे असरदार डरावनी कहानियां अक्सर वही होती हैं जो हमारी सबसे सामान्य, सबसे सुरक्षित जगहों पर हमला करती हैं। सही कहा। जब आपका रोज का रास्ता ही अनजाना और खतरनाक लगने लगे तो फिर कोई कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, अ दिल्ली हॉरर स्टोरी। आज हम सिर्फ इसे सुनाएंगे नहीं, बल्कि इसकी परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा करने वाले कौन से तत्व इसे इतना असरदार बनाते हैं। चलिए तो इस सफर में उतरते हैं। तो कहानी का किरदार है आदित्य। हाँ, आदित्य जो पुरानी दिल्ली के अपने ऑफिस में देर रात तक काम करता है और अब घर जाने के लिए निकला है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। क्या? स्टेशन एकदम शांत था, अजीब तरह से शांत। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ तक कि किसी के कदमों की आहट भी नहीं। कश्मीरी गेट पर ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो, दिल्ली का सबसे व्यस्त इंटरचेंज स्टेशन और इतना सन्नाटा, ये अपने आप में ही काफी बेचैन करने वाला है। और देखिए, यही डर की पहली नींव रखी जाती है। कैसे? ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। हमारा दिमाग पैटर्न पर काम करता है ना। हाँ। कश्मीरी गेट मतलब भीड़, शोर, हलचल। जब वो पैटर्न टूटता है और उसकी जगह एक खालीपन ले लेता है तो हमारा दिमाग उसे खतरे के सिग्नल की तरह देखता है। अच्छा। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये कुछ अप्राकृतिक है। आपने अप्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल किया, ये एकदम सही है। तो आदित्य इसी अजीब से माहौल में मेट्रो में चढ़ता है और देखता है कि पूरी कोच खाली है। पूरी कोच? हाँ। अब दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाला कोई भी इंसान जानता है कि ये तो लगभग असंभव है। बिल्कुल। रात के 12 बजे भी आपको लोग मिल ही जाते हैं, पर ये कोच एकदम वीरान थी। यहाँ हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में आते हैं। बताइए। इसे लिमिनल स्पेस कहते हैं। लिमिनल स्पेस? हाँ, लिमिनल स्पेस यानी ऐसी जगह जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी होती है, जैसे कॉरिडोर, सीढ़ियाँ या फिर एक मेट्रो कोच। अच्छा, मतलब जो डेस्टिनेशंस नहीं है। बिल्कुल, ये ट्रांजिशन की जगह है। और जब हम इन जगहों पर अकेले और ठहरे हुए महसूस करते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम न यहाँ के हैं न वहाँ के। अरे वाह! कहानीकार ने इसी बेचैनी का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। लिमिनल स्पेस। मुझे वीकेंड पर ऑफिस की खाली बिल्डिंग्स की याद आ गई। हाँ, वही बात है। वही जगह जो दिन में चहल पहल से भरी होती हैं, रात में डरावनी लगती हैं। तो इसी बेचैनी के बीच आदित्य को थोड़ी राहत मिलती है। उसे कोच के दूसरे छोर पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है। उसके लंबे काले बाल हैं, उसने सफेद कुर्ता पहना है और उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ है। लेकिन ये राहत सिर्फ एक पल की है ना? असल में ये डर का अगला चरण है। मतलब? देखिए, लेखक ने यहाँ जानबूझकर एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल किया है। रात के समय सफेद कपड़ों में एक अकेली महिला। हाँ, ये तो भारतीय डरावनी कहानियों का एक क्लासिक ट्रोप है। बिल्कुल, एक जाना माना प्रतीक। इसे देखते ही हमारे दिमाग में सालों से सुनी देखी कहानियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये हमें अनजाने में ही आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार कर देता है। क्या ये सिर्फ भारतीय संदर्भ में इतना असरदार है या दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसे प्रतीक हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये काफी हद तक सार्वभौमिक है, लेकिन हर संस्कृति का अपना संस्करण होता है। जैसे जापान में ओनर्यो का कॉन्सेप्ट है, जो सफेद किमोनो और लंबे काले बालों वाली महिला आत्मा होती है। पश्चिमी देशों में लेडी इन व्हाइट की कहानियां हैं। अच्छा। हर जगह ये प्रतीक दुख, अन्याय या बदले की भावना से जुड़ा होता है। तो आदित्य के दिमाग में भी ये छवि एक चेतावनी की तरह काम करती है, भले ही वो इसे सचेत रूप से ना सोचे। ठीक है, तो यहाँ से कहानी असल में उन नियमों को तोड़ने लगती है जिन्हें हम सच मानते हैं। हाँ। जैसे ही ट्रेन सिविल लाइन स्टेशन को पार करती है, वो लड़की अचानक खड़ी होती है और अगले ही पल पलक झपकते ही वो आदित्य के ठीक एक सीट पीछे बैठी होती है। बिना किसी आवाज के? कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। ये कहानी का पहला बड़ा झटका है। यहाँ डर किसी भूतिया शक्ल से नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान के नियमों के टूटने से पैदा हो रहा है। मतलब? अगर वो चलकर आती तो ये अजीब होता,
शायद डरावना भी, लेकिन बिना आवाज के एक पल में जगह बदल लेना, ये हमारे यथार्थ की समझ पर सीधा हमला है। सही बात है। हमारा दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ये मनोवैज्ञानिक आतंक है जो हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? आदित्य भी यही सोचता है। वो जम जाता है। वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। लेकिन डर यही नहीं रुकता। इसके ठीक बाद मेट्रो की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और एक बर्फीली हवा का झोंका उसकी गर्दन को छूता है। और जब वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है तो वो लड़की अब उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठी है। यहाँ पर डर को परत दर परत बनाया गया है। इसे एस्केलेशन ऑफ थ्रेट कहते हैं। एस्केलेशन ऑफ थ्रेट। हाँ, पहले वो दूर थी, फिर पास आई और अब बिल्कुल बगल में। व्यक्तिगत स्पेस का ये उल्लंघन डर को कई गुना बढ़ा देता है। और उसकी आंखें, कहानी बताती है कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, उनमें कोई सफेदी नहीं थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये डिटेल सबसे ज्यादा डराती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आंखों को आत्मा की खिड़की कहा जाता है ना। हाँ। हम इंसानी भावनाओं को आंखों से पढ़ते हैं। खुशी, गम, गुस्सा। जब आंखें पूरी तरह से काली और भावहीन हों तो ये इस बात का संकेत है कि आप किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी चीज को देख रहे हैं। किसी चीज को? हाँ, जिसके अंदर कोई आत्मा या भावना नहीं है। ये अमानवीयता का चरम प्रतीक है और इसीलिए ये इतना परेशान करने वाला होता है। उस पल की कल्पना करना भी मुश्किल है। तभी ट्रेन में एक जोर का झटका लगता है और सारी लाइटें चली जाती हैं। पूरा अंधेरा। एकदम। अंधेरा डर का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये हमारी सबसे प्रमुख इंद्री यानी देखने की शक्ति को छीन लेता है। हम अनजान हो जाते हैं और हमारा दिमाग खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डरों से भरने लगता है। अब आदित्य सिर्फ उस लड़की से नहीं डर रहा, बल्कि उस अनजाने से डर रहा है जो अंधेरे में कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। और उसी अंधेरे में आदित्य को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बिल्कुल उसके कान के पास। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये मेट्रो जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरे बाप रे। एक सेकंड, इस एक लाइन ने तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रही, ये कुछ और ही बन गई है। ये फुसफुसाहट कहानी का निर्णायक मोड़ है। अब तक सब कुछ इशारों में हो रहा था, उसका दिखना, उसका हिलना, लेकिन ये पहली बार है जब अलौकिक शक्ति सीधे तौर पर संवाद करती है। हाँ। और ये संवाद सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक नियम का ऐलान है। ये आदित्य को बताता है कि वो गलती से एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरी हकीकत में आ गया है जहाँ के नियम अलग हैं। उसका डर अब सिर्फ भूत से नहीं बल्कि इस एहसास से है कि वो एक ऐसी जगह फंस गया है जहाँ उसका होना ही मना है। रोंगटे खड़े हो गए। जब लाइटें वापस आती हैं तो लड़की गायब हो चुकी होती है। हाँ, कोच फिर से खाली है। ये भी तो एक तरह का माइंड गेम है ना? हाँ, ये आदित्य को और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब सच में हुआ था या ये दिमाग का कोई खेल था। सबूत का मिट जाना डर को और गहरा कर देता है, क्योंकि अब आप अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। एकदम। तो आदित्य डर के मारे दरवाजे खुलते ही बाहर भागता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कर देने वाला ट्विस्ट आता है। वो भागकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और खुद को कश्मीरी गेट स्टेशन पर ही पाता है। मतलब? वही स्टेशन जहां से उसने शुरुआत की थी। और सिर्फ स्टेशन ही नहीं। हाँ, जब वो अपनी घड़ी देखता है तो उसमें अभी भी 11:45 बजे हैं। वही समय। वही समय। इसका मतलब है कि उसने कभी स्टेशन छोड़ा ही नहीं था। वो पूरा सफर, सिविल लाइंस का गुजरना, लड़की का दिखना, ये सब हुआ, लेकिन समय एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये टाइम लूप का ट्विस्ट है और ये कहानी को एक भूतिया अनुभव से उठाकर अस्तित्व के डर के स्तर पर ले जाता है। अस्तित्व का डर? हाँ, जिसे एग्जिस्टेंशियल हॉरर कहते हैं। अच्छा। देखिए, एक भूत से बच निकलना एक बात है, लेकिन ये महसूस करना कि आप समय के एक जाल में ही फंस गए हैं जहाँ से कोई निकास नहीं है, ये कहीं ज्यादा भयानक है। सही बात है। अब दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि खुद समय और हकीकत है। क्या वो अनुभव असलियत में कुछ मिनटों तक चला या वो हमेशा से उसी लूप में फंसा हुआ है? ये सवाल तो और भी डरावना है। बिल्कुल। और कहानी हमें कोई जवाब नहीं देती, बस इन सवालों के साथ छोड़ देती है। शायद यही अच्छी डरावनी कहानियों की पहचान है। एकदम सही कहा। सबसे अच्छा हॉरर वही होता है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहे। ये अनिश्चितता और अनसुलझे सवाल डर को हमारे साथ जिंदा रखते हैं।
कहानी के अंत में एक पंक्ति है जो इस पूरे अनुभव को एक शहरी किंवदंती, एक अर्बन लेजेंड में बदल देती है। कहा जाता है कि आज भी दिल्ली की आखिरी मेट्रो कभी-कभी वापस उसी स्टेशन पर लौट आती है, उन लोगों को लेकर जो असल में कभी उस पर चढ़े ही नहीं थे। और ये लाइन शानदार है। ये कहानी को आदित्य के व्यक्तिगत अनुभव से निकालकर एक बड़ी सामूहिक कहानी का हिस्सा बना देती है। सही कहा। अब ये सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं है, ये दिल्ली की आखिरी मेट्रो की एक लोक कथा बन गई है। मुझे ये बात बहुत आकर्षक लगती है। पहले के जमाने में ऐसी कहानियां पुराने किलों या पीपल के पेड़ों या सुनसान सड़कों से जुड़ी होती थी। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी डरावनी कहानियों के अड्डे बदल गए हैं। अब वे मेट्रो स्टेशन, अंडरपास और कॉर्पोरेट ऑफिसों में बस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर युग अपनी डरावनी कहानियों के लिए अपनी जगह खुद बनाता है। ये कहानियां हमारे समय की चिंताओं को दर्शाती हैं। अच्छा। मेट्रो जैसी जगह इसके लिए एकदम सही है। ये टेक्नोलॉजी और प्रगति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये गुमनामी की जगह भी है। रोज लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी कहानियां, अपनी भावनाएं छोड़ जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन किसी की अपनी नहीं होती। ये आधुनिक शहरी जीवन के अकेलेपन और अलगाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है, और इसीलिए ये एक परफेक्ट हॉरर सेटिंग है। तो कहानी का अंत हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ता है। वो कहती है कि मेट्रो उन लोगों को ले जाती है जो असल में कभी उस पर चढ़े ही नहीं थे। हाँ, इस पर थोड़ा और सोचते हैं। हाँ, ये एक बहुत गहरा सवाल है। किसी ट्रेन पर असल में चढ़ने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद होना है, या फिर सही समय पर सही हकीकत में होना है? क्या आदित्य उस रात किसी दूसरी हकीकत की ट्रेन में चढ़ गया था? एक ऐसी ट्रेन जो हमारी दुनिया के समानांतर चलती है, जिंदा लोगों के लिए नहीं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और शायद अगली बार जब कोई देर रात खाली मेट्रो में सफर करेगा तो ये ख्याल उनके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या वे सही ट्रेन में हैं